नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि जब राजनीति भागती है तो उसके पैरों से छल छंद की धूल उड़ती है, लेकिन धूल नहीं, आंधी आई हुई है उस धूल की जिसमें पूरा भारत तिरोहित हो रहा है। अहंकार की धूल। मोदी के सत्ता जिस तरह से अहंकार में चूर होकर के एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे गलत निर्णय ले रहा है और इस देश के साथ, खिलाड़ियों के साथ, बेरोजगारों के साथ, गरीबों के साथ, महंगाई से मारे लोगों के साथ अन्याय कर रही है, उसे आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। खिलाड़ियों की जहाँ तक बात है तो खिलाड़ी बेचारे अब इस स्तर पर उतर आए हैं कि वे अपनी जान देने तक के लिए तैयार हो गए हैं। अपना पाया हुआ मेडल जो एशियन गेम में, जो ओलंपिक गेम में उन्हें मिला था, उसे वे गंगा में प्रवाहित करने का मन बना चुके हैं। आज शाम को 6 बजे गंगा में प्रवाहित करना था उन्हें, लेकिन राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं, उनके समझाने बुझाने से खिलाड़ी 5 दिन के लिए मान गए हैं। 5 दिन तक प्रवाहित नहीं करेंगे। हो सकता है इन 5 दिनों में कोई हल निकले और उन्हें मेडल को गंगा में प्रवाहित करने का कार्यक्रम रोकना पड़े। खिलाड़ियों का कहना है कि वो मोदी सरकार से इतना त्रस्त हो गई है, व्यवस्था से, मोदी सत्ता से इतना त्रस्त हो गई है कि वो आमरण अनशन करेगी इंडिया गेट पर। पहले मेडल को प्रवाहित किया जाएगा जिसे कि उन्होंने जिंदगी भर परिश्रम करके अर्जित किया था, ख्याति प्राप्त किया था, इस देश का नाम रोशन किया था। वही मेडल आज वे मजबूर हो गए हैं गंगा में फेंकने के लिए। उनका कहना है कि गंगा एक पवित्र नदी है, एक पवित्र जलाशय है और हमारा मेडल भी पवित्र है, तो पवित्र को पवित्र की जगह प्रवाहित कर दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है और यह सत्ता के गाल पर बड़ा तमाचा होगा। लेकिन किसान नेता नरेश टिकैत के समझाने से फिलहाल 5 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है प्रोग्राम मेडल को प्रवाहित करने का और इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठने का। आमरण अनशन का मतलब होता है मृत्यु तक अन्न जल का त्याग। मतलब कि मृत्यु हो जाए लेकिन अन्न जल का हम त्याग किए रहेंगे, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो आज हमारे खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, संसार के स्तर के, वैश्विक स्तर के खिलाड़ी जो कि ओलंपिक में नाम कमाए हैं, एशियन गेम्स में और तमाम खेलों में अपनी विजय का पताका फहराए हैं, आज वे बेचारे इतने मजबूर हो गए हैं कि उन्हें अपनी मौत भी छोटी लग रही है, अपने मेडल को नष्ट कर देना भी छोटा लग रहा है। लेकिन सत्ता टस से मस नहीं हो रही है। मोदी के लोग, मोदी की पुलिस उन्हें ढूंढ रही है क्योंकि उनके ऊपर FIR दर्ज हो गया है। जिस शख्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के डंडा चलाने पर, हथौड़ा चलाने पर FIR किया गया, उसे आज तक नहीं गिरफ्तार किया। लेकिन परसों जब FIR दर्ज किया गया खिलाड़ियों के ऊपर कि सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करते हैं और जगह जगह प्रदर्शन करते हैं, उकसाने का, भीड़ को उकसाने का काम करते हैं, इसे लेकर के 5-6 मुकदमे FIR दर्ज हो चुके हैं खिलाड़ियों के ऊपर और अब खिलाड़ियों की तलाश की जा रही है उनकी गिरफ्तारी के लिए। खिलाड़ी बेचारे भागे भागे फिर रहे हैं, खेतों में छुप रहे हैं। खेतों में कब तक छुपेंगे, कब तक भागे फिरेंगे, नहीं कहा जा सकता है। एक दिन तो उन्हें पुलिस पकड़ करके लाएगी ही। और लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस शख्स के खिलाफ लगभग 1 महीने हो गए FIR दर्ज करने के लिए वो खुला घूम रहा है और चमचमाता हुआ कुर्ता पैजामा, लहकता हुआ कुर्ता पैजामा पहन करके संसद भवन में मोदी के जश्न में आता है, संसद भवन के जश्न में आता है और वही शख्स कहता है कि 15 रुपए के मेडल, उस मेडल को जिसने कि खिलाड़ियों ने
अपने जीवन भर संघर्ष करके अर्जित किया है, उसको ब्रजभूषण शरण कहता है कि 15 रुपए का मेडल है, इसकी क्या कीमत है। तो हमारे सांसद कितने संवेदनशील हैं, हमारे मंत्री कितना संवेदनशील हैं, हमारे प्रधानमंत्री कितना संवेदनशील हैं, सब कुछ अच्छी तरह से देखने में आ रहा है। लेकिन हमारे पहलवान खिलाड़ी हैं कि वे न सिर्फ सत्ता से बल्कि राष्ट्रपति से भी असहमत नजर आ रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति खुद एक महिला हैं और वो 7 महिला खिलाड़ियों के दर्द को समझ रही हैं। 7 महिला खिलाड़ियों के साथ जो यौन शोषण, यौन उत्पीड़न हुआ है और उसे एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने वह उत्पीड़न किया है, उसे भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सब देख और समझ रहे हैं, लेकिन आवाज़ कहीं से नहीं उठ रही है। और खिलाड़ियों की मांग को मानने के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। राष्ट्रपति को कम से कम संवेदना तो व्यक्त कर देना चाहिए था। वो भी महिला हैं, खिलाड़ी भी महिला हैं। एक महिला होने के नाते, एक इंसान होने के नाते राष्ट्रपति को कमेंट जरूर करना चाहिए था और सरकार को हिदायत देनी चाहिए थी कि इनके साथ न्याय किया जाए। तो जहां तक राष्ट्रपति की बात है, तो आजकल हमारे जितने भी राष्ट्रपति हो रहे हैं सब कठपुतली राष्ट्रपति हो रहे हैं। अबुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, मिसाइल मैन, उनके बाद से जितने भी राष्ट्रपति आए हैं सब कठपुतली राष्ट्रपति रहे हैं। तो क्या माना जाए कि द्रौपदी मुर्मू भी कठपुतली राष्ट्रपति हैं? इन्होंने सत्ता में आने के बाद, राष्ट्रपति की कुर्सी पर आसीन होने के बाद इन्होंने कुछ आवाज़ उठाई थी, गरीबों की, मजदूरों की, मरीजों की, अस्पतालों की कुछ समस्याएं उठाई थी। उसके बाद से एकाएक चुप्पी साध ली। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या राष्ट्रपति मुखर हो सकती हैं खिलाड़ियों के आंदोलन के सामने? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ है और प्रधानमंत्री की भ्रुकुटी तन गई तो राष्ट्रपति के खिलाफ भी महाभियोग लाया जा सकता है। क्या इसी डर से राष्ट्रपति खिलाड़ियों के साथ नहीं है, खिलाड़ियों को आत्मबल नहीं प्रदान कर रही हैं, खिलाड़ियों को मोटिवेट नहीं कर रही हैं, खिलाड़ियों को ढाढ़स नहीं बधा पा रही हैं? हमें तो ऐसा ही लगता है कि प्रधानमंत्री के दबाव से राष्ट्रपति चुप बैठी हुई है, वरना राष्ट्रपति अभी तक कुछ बोलती जरूर। लेकिन राष्ट्रपति को अपनी अंतरात्मा के आवाज़ पर, भले ही राष्ट्रपति की कुर्सी चली जाए, उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर अगर आदिवासियों के साथ कोई अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, तो उन्हें उनका साथ देना चाहिए। वो देश की पहली महिला हैं, पहले व्यक्ति हैं जो कि संवैधानिक और इस देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं। उन्हें संवेदनशील होना चाहिए हर देश की हर एक समस्याओं, खास करके बड़ी समस्याओं के मामले में। जहां पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का अहंकार काम करने लगता है, वहां पर उन्हें मुखर होना चाहिए। भले ही महाभियोग लग जाए, भले ही कुर्सी से उन्हें हटा दिया जाए, इंसान पहले हैं, राष्ट्रपति बाद में है। लेकिन क्या हमारी आवाज़ राष्ट्रपति तक सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी। बहुत से ऐसे विश्लेषक हैं, बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो कि आवाज़ उठा रहे हैं। क्या उनकी आवाज़ सत्ता तक पहुंच रही है? और अगर पहुंच रही है तो क्या लोगों के साथ न्याय हो रहा है? सिर्फ खिलाड़ियों का मामला ही नहीं है, बेरोजगारों का मामला है, गरीबों का मामला है, महंगाई से मारे हुए लोगों का मामला है, किसानों का मामला है। बहुत से मामले, बहुत से समस्याएं इस देश में मुंह बाए खड़ी हुई हैं और एक का भी समाधान नहीं किया जा रहा। तो आज हमारा देश किस मुकाम पर है? कहने के लिए हमारा देश विकसित हो रहा है, विकास कर रहा है, लेकिन अगर सच्चाई देखिए तो हमारा देश रसातल में डूबा हुआ है आर्थिक मामलों में। और इस देश में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, अपने अहंकार का परिचय दे रहे हैं और अपनी आत्ममुग्धता का प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद भवन के उद्घाटन के रूप में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तक का अपमान कर रहे हैं।
विपक्ष का अपमान कर रहे हैं, विपक्ष को खत्म कर रहे हैं। ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और हम समझते हैं कि आज़ादी के बाद से ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जिसने कि देश को रसातल में डुबो दिया हो और जिसके कार्यकाल में 75 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हों, जिसके कार्यकाल में 80% जनता को 5 किलो राशन पर गुजारा करना पड़ रहा हो, जिसके शासनकाल में वेंटिलेटर, दवाइयाँ और ऑक्सीजन तक नहीं उपलब्ध हो पाया हो, और जिसके शासनकाल में तमाम मौतें भुखमरी से हो रही हैं और बेरोजगार आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी विडंबना है आज़ादी के बाद कि हमारे देश में संविधान के लागू होने के बाद सही हाथों में संविधान नहीं गया है। संविधान लागू होते समय ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जब ये संविधान अच्छे लोगों के हाथ में जाएगा तो ये वरदान साबित होगा, और जब ये बुरे लोगों के हाथ में जाएगा तो बुरे परिणाम देगा। आज हमारा संविधान बुरे लोगों के हाथ में है। आज से नहीं, 2014 से, जब से मोदी राज स्थापित हुआ है भारत में, इन 9 साल हो गए और इन 9 सालों में देश कहां से कहां पहुंच गया। कहाँ ये विकसित होने वाला था, कहाँ ये न्यू इंडिया बनने वाला था, कहाँ ये नया भारत बनने वाला था, कहाँ बुलेट ट्रेन चलने वाली थी, स्मार्ट सिटी बनने वाली थी, विकास के हर पैमाने को लांघना चाहती थी, बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरियां देना चाहती थी, हर एक भारतवासी को 15 लाख रुपए देने का सपना दिखाया गया था। लेकिन वे सपने, वे अच्छे दिन, वे जुमले ही साबित हुए, झूठ ही साबित हुए। हकीकत में तो ये है कि आज हमारा देश 5 किलो राशन पर जी रहा है और हमारे देश के खिलाड़ी मरने पर उतारू हो गए हैं, आमरण अनशन पर उतारू हो गए हैं। उनकी अस्मिता के साथ, उनकी इज्जत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ एक सांसद करे और कुश्ती संघ का मुखिया करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मोदी राज में जिस तरह से एक बड़े अपराधी को बचाया जा रहा है, और जो लोग अपराध के खिलाफ शिकायत करते हैं, जो लोग अपराध के खिलाफ न्याय की मांग करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। यह सिर्फ खिलाड़ियों की बात नहीं है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के, बिहार, मध्य, जितने भी राज्य हैं, जो लोग मुकदमा दर्ज करने जाते हैं, अगर वो सत्ता पक्ष के खिलाफ होता है, अगर वो सरकार के खिलाफ होता है, और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता के खिलाफ होता है, तो निश्चित रूप से जो मुकदमा दर्ज करने जाता है, जो एफआईआर दर्ज करने जाता है, उसी के ऊपर उल्टे एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। और यह मामला जब खिलाड़ियों के ऊपर लागू हो रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश के थानों में क्या होता होगा। खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया उन्हें धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए, और 28 तारीख को, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन को लेकर के गदगद थे और भारत की विकास यात्रा कर रहे थे, भारत को जीरो से हीरो बना रहे थे, उसी दिन उन खिलाड़ियों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ कि धरना प्रदर्शन की जगह से उन्हें खदेड़ दिया गया, उन्हें लतियाया गया, उन्हें मारा गया, उन्हें धुनाई की गई, उनकी कुटाई की गई और उन्हें धरना स्थल से उठा करके फेंक दिया गया। और उसके बाद उल्टे उन्हीं के ऊपर मुकदमा किया गया, एफआईआर किया गया, और अब उनकी तलाश की जा रही है कि, और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। तो ये है मोदी सत्ता का अत्याचार, अहंकार, और सबसे बड़ा अत्याचार इस देश का, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर के, वैश्विक स्तर के खिलाड़ियों के साथ यह सरकार कर रही है। लेकिन जिस तरह से खिलाड़ियों ने मोर्चा संभाला है और अब आमरण अनशन की धमकी दी है, मेडल को गंगा में प्रवाहित करने की बात कही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही नहीं बल्कि दुनिया के हर तानाशाह को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जब जब आमरण अनशन हुआ है तो उसका सकारात्मक परिणाम देश के पक्ष में, राष्ट्र के पक्ष में हुआ है। महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ आमरण अनशन किया था, उपवास किया था, और देखा आपने कि उन्होंने बगैर किसी अस्त्र शस्त्र के, अपने उपवास के जरिए, अपने आमरण अनशन के जरिए, अपने संघर्षों के जरिए देश को आज़ाद कर दिया।
तो क्या मोदी सत्ता की गुलामी से हमें आज़ादी नज़दीक दिखाई दे रही है? अगर खिलाड़ियों का, वैश्विक स्तर के खिलाड़ियों का अनशन शुरू होता है और उसमें उनकी हालत खराब होती है, उनका पल्स डाउन होता है और उनकी सांसें लेने में दिक्कत होती है, तो निश्चित रूप से पूरा, अभी तो किसान ही खड़े हैं खिलाड़ियों के साथ, बेरोजगार ही खड़े हैं खिलाड़ियों के साथ, फिर पूरा देश उठ करके खड़ा हो जाएगा और मोदी सत्ता के खिलाफ एक बहुत बड़ा संघर्ष छिड़ जाएगा। जिस तरह से कि 1975-76 में जेपी आंदोलन हुआ था, समग्र क्रांति हुई थी, ठीक उसी समग्र क्रांति की भूमिका बना रहे हैं हमारे खिलाड़ी और इसको देश देख भी रहा है। किसान, बेरोजगार उनके साथ आ भी चुके हैं। हमें लगता है कि जवान भी उनके साथ आएंगे और पूरा देश उनके साथ आएगा, चाहे वकील हो, चाहे न्यायाधीश हो, चाहे अध्यापक हों, हर पैसे के लोग, हर धंधे के लोग और हर भारतवासी खिलाड़ियों के पक्ष में आ जाएगा। अगर आमरण अनशन में एक भी खिलाड़ी की मौत होती है तो छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी सत्ता के खिलाफ, मोदी के अहंकार के खिलाफ कि हमारे देश के खिलाड़ियों को आत्महत्या के ओर बढ़ना पड़ रहा है, आमरण अनशन की ओर बढ़ना पड़ रहा है और ज़िंदगी भर की अमानत जिसे कि उन्होंने अपने संघर्षों से उस मेडल को प्राप्त किया था, उसे गंगा में प्रवाहित करने का मन बना चुके हैं। तो ऐसी सत्ता को आप क्या कहेंगे जो कि हिटलर से बड़ा तानाशाह हो गया हो, जो कि फासिज्म का दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक व्यक्ति साबित हो रहा हो, ऐसी सत्ता को आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वो प्रधानमंत्री नहीं हैं जो 2014 में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय एक राजनेता के रूप में उभरे थे और उनके वादों पर, उनके लोक लुभावन नारों पर, उनके जुमलों पर लोगों ने विश्वास कर लिया था। एक बार नहीं, 2 बार विश्वास कर लिया था। लेकिन उनकी करतूत कुछ ऐसी है, उनकी कारस्तानियाँ कुछ ऐसी हैं कि अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने सांसदों को बचाने के लिए खिलाड़ियों का बलिदान कर सकते हैं। अपने लोगों को बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। साम दाम दंड भेद लगा करके विपक्ष को ख़त्म कर सकते हैं, विपक्ष को नष्ट कर सकते हैं, लोकतंत्र को भी ख़त्म कर सकते हैं और सबसे बड़ी चीज़ कि संविधान के खिलाफ संविधान को भी ख़त्म कर सकते हैं, दूसरा संविधान बना सकते हैं। भगवा संविधान बन चुका है, हरिद्वार धर्म संसद में पेश हो चुका है। क्या वो भगवा संविधान लागू होगा? मनुस्मृति का राज आएगा? हमें लगता है कि भारत उसी तरफ बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी तरफ बढ़ रहे हैं। और जब चारों तरफ से आंदोलन शुरू हो जाएगा तो महामहिम राष्ट्रपति से इस देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए घोषणा करा दी जाएगी। फिर राजतंत्र खत्म, लोकतंत्र खत्म और राजतंत्र की शुरुआत हो जाएगी। संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान का राज, कानून का राज खत्म हो जाएगा, मनुस्मृति का राज आ जाएगा। इसी की तरफ भूमिका बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि जन आंदोलन हो और उस जन आंदोलन के बाद वो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करके अपनी मनमर्जी चलाते रहें, राजतंत्र को स्थापित करते रहें, ब्राह्मणवाद का झंडा फहराते रहें और आरएसएस की 100 साल की जो ख्वाहिश है उसको पूरी करते रहें। तो साथियों, अब समय आ गया है कि हमें खिलाड़ियों के साथ होना चाहिए और अगर खिलाड़ी आमरण अनशन पर बैठते हैं, पूरे देश को आवाज़ उठानी चाहिए और अगर एक भी खिलाड़ी की आमरण अनशन में मौत होती है तो मोदी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।